गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में वापस से बताऊंगी। पहले मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कई सारे वीडियोस डाले हुए हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर हमारे साथ वापस से जुड़ा है। जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, कृपया वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तभी आपकी अटेंडेंस का पता चल पाएगा और आप लोग फिर उन पुराने वीडियोस को भी देखें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो आज मैं आपको भारत के राष्ट्रपति के बारे में वापस से पढ़ाऊंगी और भारत के राष्ट्रपति के बारे में मुख्य मुख्य बातें बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रपति। हमारे यहाँ पर संसदात्मक शासन प्रणाली है, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस तरह का सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर यानी कि कार्यपालिका ओवर एंड व्यवस्थापिका के बीच में मध्य में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है। जो हेड ऑफ द स्टेट है हमारे यहाँ, वो हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे यहाँ कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो क्लोज रिलेशनशिप क्यों है? क्योंकि एग्जीक्यूटिव का हेड और लेजिस्लेचर का हेड दोनों हमारे यहाँ एक दूसरे से संबंधित हैं। जहाँ कहीं पर भी मैंने आपको पहले जब बताया था कि हमारे यहाँ रिपब्लिक क्यों है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, जहाँ इलेक्टेड नहीं होता वहाँ क्या होता है, तो ज़्यादातर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब कंट्रीज़ में या तो कोई राजा महाराजा और या फिर प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होगा। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब है कि हमारे देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन आंसर्स में कभी आता है तो बहुत से बच्चे प्रधानमंत्री, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्य भूमिका निभाता है, तो वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर को टिक कर देते हैं, लेकिन यह गलत आंसर है। हमारे संविधान में लिखा है कि हमारे यहाँ पर पहला व्यक्ति, देश का प्रथम व्यक्ति, देश का फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। अब कार्य प्रणाली के अंदर जितने भी हमारे यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट के फंक्शंस हैं या कार्य दे रखे हैं, वह राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, यानी कि औपचारिक तौर से राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य किए जाते हैं, जबकि इन कार्यों का संपादन प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके द्वारा किया जाता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट जो है वो रियल कार्यपालिका, रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करता है। इसकी अथॉरिटी उनसे प्रेसिडेंट से मिलती है। प्रेसिडेंट के नाम से सारे कार्य होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पर सारे कार्य किए जाते हैं, लेकिन इन कार्यों का रियलिटी में निष्पादन, असल में इन कार्य को करा जाना प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। अब हम चलें यूनियन एग्जीक्यूटिव पे, यानी कि केंद्रीय कार्यपालिका। तो केंद्रीय कार्यपालिका पर मैंने आपसे बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ाई करना या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, चाहे आप लोगों के पास पॉलिटिकल साइंस हो या नहीं हो, पब्लिक एड हो या नहीं हो। क्यों? क्योंकि इंडियन पॉलिटी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक मुख्य सब्जेक्ट है, जिसके अंदर जितने भी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका से रिलेटेड या हमारे संविधान से रिलेटेड जितने भी व्यक्तियों से हमारा सीधा संपर्क होता है या काम करने में, रोज़मर्रा के कार्य में जिनके बारे में हमारे को न्यूज़ में, अखबार में सुनने को मिलता है, उन सब के बारे में जानना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसको हम केंद्रीय कार्यपालिका बोलते हैं, वो आर्टिकल 52 से 78 के बीच में पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल
52 से आर्टिकल 78 के बीच में पूरे केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। कार्यपालिका ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि सरकार की कार्यपालिका की जो शाखा है वो कार्य क्या करती है, जितने भी लॉज और नीतियां बनी हैं, जितने भी कानून एवं नीति निर्माण होते हैं उनके क्रियान्वयन का कार्य करती है, इम्प्लीमेंटेशन का कार्य करती है। तो केंद्रीय कार्यपालिका के अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रेसिडेंट। जब आपको लेजिस्लेचर पढ़ाया था तो आप याद करिएगा, आपको मैंने बताया था इंडियन लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस कराया था। अब कार्यपालिका में भी देखिए सबसे शीर्ष स्थान पे कौन है? प्रेसिडेंट। ऐसे ही जब हम जुडिशरी करेंगे तो जुडिशरी में भी शीर्ष स्थान पे कौन है? प्रेसिडेंट। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि केंद्रीय पालिका में कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, फिर मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आप याद रखिएगा। 52 से 78 तक के आर्टिकल भाग 5 भारतीय संविधान का केंद्रीय पालिका से संबंधित है। और राष्ट्रपति किससे संबंधित है? आपको पहले भी बताया था। आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित है, प्राइम मिनिस्टर से संबंधित है, मंत्री परिषद से संबंधित है, ये चीजें आप धीरे धीरे अपने जहन में रखिएगा। तो अब हम प्रेसिडेंट से शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रपति, इंडियन प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रथम व्यक्ति हमारे देश का भारत का राष्ट्रपति है। कभी भी क्वेश्चन आए तो गलत जवाब नहीं दीजिएगा। पहला प्रथम व्यक्ति इसका इंडिया का फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वह राष्ट्रपति हैं। जो रामनाथ कोविंद जी हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे 14वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको प्रेसिडेंट की लिस्ट दूंगी। पहले राष्ट्रपति कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, किसका कितना कार्यकाल रहा। तो आप लोग ये सब चीजें याद रखिएगा। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है। हम सब पढ़ाई क्यों करते हैं? ताकि हम किसी ना किसी तरह की नौकरी प्राप्त कर सकें। तो यह पढ़ते हुए ही अगर आप लोग पहले से ही अपना माइंडसेट इस तरह का बनाएंगे कि हमें कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम पास करना है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे एनडीए हो, चाहे आरएस हो, चाहे आईएएस हो, तभी अगर हम अर्जुन की तरह आंख जो है, निशाना कहाँ रखेंगे? हम चिड़िया की आंख पर, तभी हम उस आंख के ऊपर सही से निशाना लगा पाएंगे। अगर हम पूरी चिड़िया की तरफ ध्यान रखेंगे तो निशाना थोड़ा बहुत गलत भी लग सकता है। इसलिए 14वें राष्ट्रपति भारत के कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी। यह इनका राष्ट्रपति भवन की तस्वीर है। राष्ट्रपति भवन जैसे अमेरिका में व्हाइट हाउस है, ऐसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है जो बेहद ही सुंदर है। इसके आगे जो है राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल गार्डन्स हैं जहाँ पर हर साल फूलों की प्रदर्शनी लगती है। आप लोगों ने सबने सुना होगा, बेहद ही खूबसूरत है। और जब फूल जो हैं अपनी चरम सीमा पर होते हैं, यानी कि मार्च में, स्प्रिंग में, उस टाइम पर बसंत ऋतु जिसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ, तो बसंत ऋतु में इस मुगल गार्डन्स को कुछ दिन के लिए, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए सारी पब्लिक के लिए खोला जाता है, ताकि पब्लिक उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सके, देख सके कि कितने खूबसूरत फ्लावर्स, कितने खूबसूरत फूल हमारे यहाँ लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस आप लोगों को पहले भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए एक व्यक्ति में कि वो हमारे देश का राष्ट्रपति बन सके। पहली चीज़, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज़, 35 साल की उम्र उसकी हो जानी चाहिए। जब आपने ये किया था तो को रिलेट करना सीखिए। जब आपको मैंने लेजिस्लेचर कराया था तो मैंने आपको बताया था लोकसभा के व्यक्तियों को 25 साल की उम्र चाहिए और राज्यसभा के व्यक्तियों को 30 साल की। अब जहां राष्ट्रपति की बात हुई तो राष्ट्रपति को 35 साल की। वह इतनी क्वालिफिकेशन रखना चाहिए कि वो मेंबर ऑफ लोकसभा बन सके। अब यहाँ पर आपका प्रश्न आ सकता है कि लोकसभा
के अंदर एक व्यक्ति को लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको जब 3 मुख्य अंग का इनिशियल पार्ट बढ़ाया था, तभी मैंने आपसे कहा था कि इन सब चीज़ों को ध्यान से ज़हन में रखिए, क्योंकि यही चीज़, ये पढ़ा होगा आपने तभी आप आगे का पढ़ पाओगे। तो हमें पहले सरकार के 3 प्रमुख अंग पढ़े, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। फिर मैंने आपको व्यवस्थापिका के अंदर सारा कुछ पढ़ाया कि किस किस तरह से 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा का क्या है, राज्यसभा की क्या क्वालिफिकेशंस हैं, राज्यसभा के क्या कार्य हैं, लोकसभा के क्या कार्य हैं। फिर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, साथ में कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या फ़र्क है, ये सब चीज़ें समझाई थी। तो ये सब आपके काम आती हैं, इसीलिए बताया। अब देखिए यहाँ लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, जो एक लोकसभा के मेंबर की होनी चाहिए। और दूसरी चीज, किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। कहाँ? प्राइवेट बिजनेस हो सकता है, लाभ का पद कहाँ? शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सरकार के अधीन, भारत सरकार के अधीन किसी भी ऑफिस का मेंबर या किसी भी ऑफिस के अंदर तनख्वाह लेने वाला नहीं होना चाहिए। कितना कार्यकाल होता है एक राष्ट्रपति का? 5 साल। कहाँ से, किस दिन से? जिस दिन से वह अपने ऑफिस में आएगा, शपथ ग्रहण करेगा, उस दिन से। जैसे मान लीजिए 1 तारीख को राष्ट्रपति की घोषणा हुई कि राष्ट्रपति जी, अब श्रीनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, तो 5 साल की गिनती 1 नवंबर से नहीं होगी। जिस दिन वो ऑफिस के अंदर कार्यभार संभालेंगे, मान लो उन्होंने कार्यभार संभाला 15 नवंबर को, तो उनका 5 साल का कार्यकाल 15 नवंबर से माना जाएगा, ना कि 1 नवंबर से, जिस दिन घोषणा की गई कि हमारे नए राष्ट्रपति, या इलेक्शन हुआ कि हमारे नए राष्ट्रपति जो हैं वो श्री रामनाथ जी कोविंद होंगे। आगे बढ़ते हैं। ओथ कौन दिलाता है? बहुत सारे व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं वो लिखते हैं, बच्चे जो हैं वो इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि राष्ट्रपति को ओथ प्राइम मिनिस्टर दिलाता है या फिर वाइस प्रेसिडेंट दिलाता है, लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट को, भारत के राष्ट्रपति को ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, और कोई भी नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आगे चलें अब कि हमारे राष्ट्रपति का इलेक्शन किस तरह से होता है, अपने प्रेसिडेंट जो हैं उनका इलेक्शन हम कैसे करते हैं। तो 2 तरीके के तरीके होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट वो होता है जैसे हमने वोट दिए और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया, इसको हम डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। अब जिन जिन व्यक्तियों को हमने लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर चुना, जितने भी एमएलए, जितने भी एमपी, ये मिलकर अगर राष्ट्रपति का चुनाव करें तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से, यानी कि एकल संक्रमणीय वोट पद्धति से होता है, इसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो कभी भी कॉलेज के इलेक्शन में, फर्स्ट ईयर के बच्चों को तो नहीं मालूम होगा, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर को मालूम होगा, हमारे कॉलेजेस में भी इलेक्शन में यही पद्धति अपनाई जाती है। जितने भी कैंडिडेट होते हैं उन सबको इसमें वोट देना होता है। मान लो कैंडिडेट ए बी सी खड़ा हुआ और हमको ए पसंद है, तो हम क्या करते हैं, ए को वोट देते हैं, और साथ ही हम दूसरा वोट किसको देते हैं, मान लो हमें सी पसंद है तो दूसरा वोट सी को देंगे, और तीसरा वोट यानी कि अंकित करेंगे 1 2 3, 1 ए पे और 2 सी पे और 3, जितने भी व्यक्ति इसमें खड़े होते हैं उन सबको हमें वोट देना होता है। इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली। अब इस प्रणाली में क्या होता है, देखिए प्रेसिडेंट हमारे का इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जितने भी चयनित व्यक्ति हैं पार्लियामेंट के, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स, हमने जिनको चुना है, हमने किस किस को चुना है, लोकसभा और राज्यसभा के व्यक्तियों को, और साथ ही इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली,
जो हमारे राज्य की विधानसभा है उसमें जिन जिन व्यक्तियों को हमने चुना है वो व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि हमने, जनता ने जिन प्रतिनिधियों को हमारे लिए चुना है वह प्रतिनिधि जनता के बिहाफ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चों को? आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति को कौन चुनेगा? राष्ट्रपति को वोट देंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जितनी भी राज्य हैं उनके जो एमएलए हैं वो सब, और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो सब। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 54 के अंदर आएगा। एक मैं आपको वीडियो और दूंगी जिसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं, कि जैसे 50 में उनकी क्वालिफिकेशंस, 51 में ये, 52 में ये, 54 में इलेक्शन, ये सब आपको दूंगी ताकि आप लोग उसको याद कर सकें। अब कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज मैंने आपको समझाया अभी, कौन कौन प्रेसिडेंट का इलेक्शन करेगा। पहले तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन, पहला सवाल, प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट? तो हम बोलेंगे इनडायरेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जनता सीधा प्राइम मिनिस्टर की तरह प्रेसिडेंट को नहीं चुनती, बल्कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली से होता है जिसे हम इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, और वो इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। इलेक्टोरल कॉलेज किसको बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर 3 सदस्य आएंगे। कौन कौन? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और जितने भी स्टेट्स हैं उनकी जो विधानसभाएं हैं उन सबके निर्वाचित सदस्य। तो कौन कौन होगा? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो आगे बढ़ते हैं। आप, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन चुनने का या रखने का क्यों सोचा गया संविधान सभा द्वारा? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? राष्ट्रपति फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, लेकिन यह फॉर्मल है, औपचारिक तौर पे हमारे देश की कमान, हमारे देश की बागडोर, हमारे देश का सारा कार्य प्रेसिडेंट के नाम से होता है। लेकिन हमारे यहाँ रियल एग्जीक्यूटिव यानी कि असल की कार्यपालिका जो कार्य करती है वो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जनता खुद डायरेक्टली अपने हाथ से वोट देकर चुनती है, इसलिए प्रेसिडेंट को उस तरह का इलेक्शन नहीं दिया गया ताकि जनता के प्रतिनिधि इनको चुने, और इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दिया गया, क्योंकि वह जनता के द्वारा सीधे चुने गए व्यक्ति हैं। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन आपको मैंने पहले बताया, बार बार बता रही हूँ, इससे आपको कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। प्रेसिडेंट का इलेक्शन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, निर्वाचित सदस्य लोकसभा के, निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के, निर्वाचित सदस्य विधानसभा के, निर्वाचित सदस्य यूनियन टेरिटरीज के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ही हमारे यहाँ पर इस तरह का क्यों अडॉप्ट किया गया कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो इस तरह से हो? क्यों किया गया? इसलिए किया गया टू प्रिवेंट द एक्सक्लूजन ऑफ माइनॉरिटीज फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ स्टेट, कि माइनॉरिटीज का जो है वो उनको निकाला ना जा सके, माइनॉरिटी को, हर माइनॉरिटी का प्रॉपर शेयर इलेक्शन में आ जाए। इसलिए हमारे द्वारा चुने गए व्यक्ति प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। दूसरी चीज़, जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनका पूरा रिप्रेजेंटेशन हो, और फिर हर तरह के व्यक्ति का जो ओपिनियन है वो हमारे सिस्टम में आ जाए। और लास्ट चीज़ कि ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी भी आ जाए। अब जितने भी हमारे लोगों ने जो निर्वाचित सदस्य लिए हैं, चाहे वो कास्ट के उस पे हों, चाहे वो छोटे से माइनॉरिटी एरिया के हों, हर
एक व्यक्ति का प्रतिनिधि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेता है। इसलिए अब हम आगे चलें कि इनके वोट की वेटेज या इनका इलेक्शन किस हिसाब से होता है। तो वेटेज ऑफ वोट्स इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज बेस्ड ऑन कि जितना भी सिक्योर एज फार एज पॉसिबल यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्रतिनिधित्व के अंदर एक सारता आ जाए, इसलिए हम इस तरह का सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। और दूसरा, स्टेट और यूनियन के बीच में हम एक तालमेल बिठा सके। अगर हम सारों को वापस करते तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन मुश्किल हो जाता। तो दोनों जितने भी स्टेट्स हैं उनके बीच में और सेंटर के बीच में एक तालमेल बिठ जाए, इस वजह से हम सारे निर्वाचित सदस्यों से प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाते हैं। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो है, मैं कई बार आपको करा चुकी हूँ, बहुत सारी पावर्स होती हैं। कुछ पावर्स वो एक्सरसाइज स्वयं करता है और कुछ पावर्स या ज़्यादातर पावर्स प्रेसिडेंट के नाम पर, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। तो प्रेसिडेंट की किस किस तरह की पावर्स हैं, ये मैं आपको इस तरह के चार्ट्स इसलिए दिखाती हूँ कि जितना भी पब्लिक एड में आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, चार्ट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, उतने मार्क्स आप ज़्यादा सिक्योर करोगे। क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन का सब्जेक्ट है। मैनेजमेंट की थ्योरीज का क्रियान्वयन और दूसरा चीज़ पॉलिटिकल साइंस के संविधान के क्रियान्वयन का। जितनी भी मैनेजमेंट की थियरीज हैं, लीडरशिप थियरीज, मोटिवेशन थियरीज, इन सब का क्रियान्वयन रियलिटी में सरकार में कैसे होता है वो, और दूसरी चीज़ हमारे संविधान का क्रियान्वयन हम अपने यहाँ पर रियलिटी में कैसे करते हैं वो। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, जुडिशियल पावर्स यानी कि न्यायिक शक्तियाँ, पार्डनिंग पावर्स मतलब माफ करने की शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर्स यानी कि वित्तीय शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर्स यानी कि आपातकालीन स्थिति के अंदर जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, मिलिट्री पावर्स यानी कि जो भी उनकी सैन्य शक्तियाँ हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स यानी कि भारत दूसरे देशों से इंटरैक्ट करने से संबंधित जो शक्तियाँ हैं, और एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कि कार्यपालिका शक्तियाँ। जो मुख्य शक्तियाँ हैं उनकी वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियों से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो कार्यपालिका के भी हेड हैं और उसके लेजिस्लेचर व्यवस्थापिका के भी। अब कौन कौन सी पावर्स प्रेसिडेंट किस किस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, ये मैं आपको अब दूसरे वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो को एक बार दो बार अच्छे से सुनने के बाद जो भी मैंने उनके इलेक्शन के बारे में बताया है उसको समझें। ये भी समझें कि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो दूसरे अमेरिकन प्रेसिडेंट से अलग क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ रियल पावर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि रियल हेड जो है वो अलग होता है और जो संवैधानिक हेड है वो अलग होता है। तो हमारे यहाँ रियल हेड तो ये राष्ट्रपति हैं, और संवैधानिक हेड हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं, सॉरी, और रियल हेड हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कुछ नहीं समझ में आया, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। नहीं तो आप लोगों को कैसे हमें पता चल पाएगा कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं, लेक्चर्स को सुन रहे हैं और वह पढ़ाई हो रही है। थैंक यू सो मच बच्चों। अब दूसरा वीडियो ज़रूर देखिएगा।